पहले शर्मा जी के घर जाऊं या पहले मिश्रा जी के घर जाऊं? दोनों का घर ही 5वीं मंजिल पर है। चढ़ना उतरना यानी 10 मंजिला इमारत। ऐसा करती हूँ, पहले शर्मा जी के फ्लैट में चली जाती हूँ। प्रतिज्ञा सीढ़ियां चढ़ते हुए मिस्टर शर्मा के फ्लैट में काम करने जा रही होती है। हल्के पसीने के साथ प्रतिज्ञा की सांस फूलने लगती है। ये सीढ़ियाँ चढ़ना एक अलग मुसीबत का काम है, पर करना है तो सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेगी। प्रतिज्ञा अपने घुटने पकड़ते हुए अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए मिस्टर शर्मा के फ्लैट में आती है। तुम गरीबों की इज्जत नहीं होती और हमारी इज्जत को भी नीलाम कर देना चाहते हो। तुझे पता है ना, आज मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं। ये नहीं कि सुबह ही आ जाए। सबसे पहले तो आपके ही घर आई हूँ। अब इससे पहले आना होता तो मुझे अपना कॉलेज नागा करना पड़ता। प्रतिज्ञा अपने में फुसफुसाकर घर की साफ सफाई का काम शुरू करती है। प्रतिज्ञा एक फ्लावर वास साफ कर रही होती है। अरे क्या फुसफुसाते हुए उसे साफ कर रही है? जरा ध्यान से काम कर। वो फ्लावर वास मैंने चाइना से मंगवाया है। अगर वो टूट गया तो तेरी 2 महीने की सैलरी काट कर भी उसके पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे। जी मालकिन, मैं ध्यान से काम कर रही हूँ। प्रतिज्ञा डांट सुनते हुए पूरा घर साफ करती है। फिर 5 मंजिला इमारत सीढ़ियों से उतरती है और लंबी सांसें लेते हुए बगल में मिस्टर मिश्रा के फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट के पास आती है। अच्छा है, इनकी इमारत में लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट होने के कितने फायदे हैं ना। 10 मंजिला बिल्डिंग ही क्यों ना हो, लिफ्ट में चढ़ो, एक बटन दबाओ और सीधा घर के दरवाजे के सामने। बहन, बिल्डिंग में लिफ्ट सिर्फ यहाँ रहने वाले अमीर लोगों के लिए है, काम करने आए गरीब लोग के लिए नहीं है। ये तो गलत बात है। सीढ़ियाँ चढ़ने में जितनी तकलीफ उन्हें होगी उतनी भी हमें भी तो होगी। मुझे पता है, पर मेरी नौकरी का सवाल है, इसलिए तुम सीढ़ी से ही जाओ। प्रतिज्ञा सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है और किसी तरह अपने घुटने पकड़कर गहरी सांस लेते हुए मिस्टर मिश्रा के फ्लैट में पहुंचती है। अब आ रही है तो सबसे पहले किचन साफ करना। हम मिश्रा हैं तो याद रखना, सफाई से खाना बनाना है तुझे। खाना बनाने के बाद कपड़े धोकर बालकनी में सुखा देना। तब तक हम खाना खा लेंगे, फिर जूठे बर्तन धोकर जाना। जी मालकिन, ठीक है, मैं सारे काम करके फिर जाऊंगी। प्रतिज्ञा फटाफट किचन की साफ सफाई में लग जाती है और बिल्कुल सफाई से खाना बनाना शुरू करती है। अमीर लोगों को खाने में घी पसंद बहुत होता है ना, और खास करके जब वो पंडित हो। खाने में थोड़ा अच्छे से घी डाल देती हूँ। अरे अरे, इतना घी क्यों डाल रही है खाने में? आप लोगों को खाने में घी ज्यादा चाहिए होता है ना, इसलिए। इसमें से कोई भी खाना लेकर नहीं जाएगी, ना ही खाएगी। प्रतिज्ञा चुपचाप खाना बनाती है और फिर बाथरूम में बैठकर कपड़े धोने लगती है। तभी पूर्णिमा वापस आती है। हाथ से धो रही है ना कपड़े, मशीन का इस्तेमाल मत करना। मुझे पता है मशीन आपने अपनी सुविधा के लिए ली है, मेरी सुविधा के लिए नहीं ली है, इसलिए मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ। प्रतिज्ञा सारा काम खत्म करती है और लिफ्ट होने के बावजूद प्रतिज्ञा को सीढ़ियों से 5 मंजिला इमारत से नीचे उतरना पड़ता है। फिर प्रतिज्ञा अपने छोटे से घर में चली आती है, जहाँ कृष्णलाल इनहेलर ले रहा होता है, जिसमें आखिरी कुछ डोज बचे होते हैं। आ गई मेरी प्रतिज्ञा बेटी, कैसा रहा आज का दिन? जिससे सुबह उठकर तैयार होकर घर के काम करने पड़े, फिर कॉलेज जाना पड़े और फिर कॉलेज से सीधा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए जाना पड़े, उसका दिन कैसे बीतेगा? सुबह हड़बड़ी, दोपहर से शाम को ताने, और शाम से रात के घर काम और थकान, साथ में घर कैसे चलेगा? इसकी गहरी सोच। मम्मी, इतनी भी परेशानी नहीं है हमारी जिंदगी में जितनी तुम सोच लेती हो। कुछ दिन रुक जाओ, मैं सही से पढ़ाई लिखाई कर लूँ, मेरी कहीं नौकरी लग जाए, फिर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर हमें कोई गरीब बोलकर सिर्फ छोटे मोटे काम के लायक नहीं समझेगा, सब समझेंगे कि छोटे कामों के साथ हम दूसरे बड़े काम भी कर सकते हैं। आज का जमाना तो अमीरों का है। अमीर अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा, उसे इज्जत मिलनी ही है, और गरीब पढ़ा लिखा ही क्यों न हो, गरीब होने की वजह से न उसे कोई अपने घर में अच्छा काम देता है और न ही उसे कहीं जल्दी नौकरी मिलती है, जिसकी वजह से मजबूर गरीबों को मजदूरी या फिर ऐसा काम करना पड़ता है जहां लोग उन्हें और भी ज्यादा छोटा समझने लगते हैं। ओहो, छोड़िए ये सब बातें। और पापा, मैं देख रही हूँ आपकी इनहेलर में रेड लाइन आ गई है। आते ही पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आते वक्त आपका इनहेलर लेकर आती ना। आपको पता है, जब आपकी सांस फूलने लगती है तो यही इनहेलर ही आखिरी सहारा होता है। फिर भी इतनी लापरवाही। मैं कल ही एडवांस सैलरी लेकर सबसे पहले आपका इनहेलर लेकर आऊंगी। नहीं नहीं, एडवांस सैलरी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है ना, अमीरों से एडवांस सैलरी मांगती हो। इनकी नानी मरने लगती है, ऐसा लगता है जैसे इन्हें 10 मंजिला बिल्डिंग में कोई धकेल रहा है। बिल्कुल सही माँ। और न जाने इन्हें क्यों लगता है कि इनके घर काम करने आया हर आदमी चोर ही होगा, जबकि वही आदमी बहुत समय से काम करता हो। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अमीर एक ऐसी पाइप चाहते हैं
जिसे गरीबों के सिर में लगाकर उनका सारा खून, मेहनत और ताकत चूस जाए और फिर कहे अरे हमने गलत क्या किया, हम अमीर हैं तो हमारा हक है। फिर प्रतिज्ञा घर के कोने में पड़ा अपना छोटा सा चूल्हा जलाती है और परिवार के लिए खाना बनाती है। सूखी रोटी सब्जी से ही, पर पूरा परिवार हंसते खेलते खाना खाता है। ऐसे ही प्रतिज्ञा के दिन बीतते हैं। आज बड़ी बड़ी इमारतों से घिरी प्रतिज्ञा अपने पैसे गिन रही होती है। ये 2000 पापा मम्मी की दवाइयों के, ये 2000 रुपए घर का भाड़ा, ये 2000 मैंने घर के राशन के लिए रख दिए और 500 कुछ सब्जी के लिए। बचे रुपए में मैं कॉलेज की फीस भर दूंगी। प्रतिज्ञा अपनी सैलरी से कृष्णलाल और मीनाक्षी की दवाइयाँ, घर का राशन, घर का भाड़ा और दूसरे खर्च पूरे करती है। साथ ही अपने कॉलेज के लिए पैसे अलग करके रात में सभी के सोने के बाद पढ़ने बैठती है। दिन भर सीढ़ियां चढ़ते उतरते और दूसरे कामों की थकान से चाह कर भी प्रतिज्ञा रात में जाकर पढ़ नहीं पाती है। अगले दिन प्रतिज्ञा अपनी किताब लेकर राधिका के फ्लैट में खाना बनाते हुए पढ़ाई कर रही होती है। तभी वहां राधिका आती है। इतनी मजाल तुम मेरा काम करते हुए किताब खोलकर बैठी हुई है, क्या दिखाना चाहती है? बहुत पढ़ी लिखी है तू, बंद करे इस किताब को। मालकिन कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम है, मुझे पढ़ने दीजिए, मैं पढ़ते पढ़ते आराम से खाना बना लेती हूँ, मुझे आदत है। कुछ भी हो, मेरा काम करते हुए तुझे कोई दूसरा काम करना नहीं चाहिए। घर जाकर पढ़ना, अभी सिर्फ मेरे लिए खाना बनाना है। प्रतिज्ञा उदास होकर किताब बंद करके सिर्फ खाना बनाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। प्रतिज्ञा एग्जाम देती है। एग्जाम के बाद कॉलेज यूनियन प्रतिज्ञा के पास आते हैं। कॉलेज के एनुअल फंक्शन के लिए 2000 रुपए दो, वरना एनुअल फंक्शन में एंट्री नहीं होगी। मैं 2000 रुपए नहीं दे सकती और मैं एनुअल फंक्शन में आऊंगी भी नहीं, वरना मेरी सैलरी कट जाएगी। अरे कैसी लड़की है तू, तेरा कुछ करने का मन नहीं करता क्या? जा मत दे पैसे, पर तू पूरे ऑडिटोरियम और स्टेज की साफ सफाई करेगी। एक भी कचरा यहाँ नहीं दिखना चाहिए, समझी? और तुझे करना ही पड़ेगा, वरना तेरी अटेंडेंस हमारे हाथ में है। मजबूरी में प्रतिज्ञा को अपने काम से छुट्टी लेकर प्रतिज्ञा साधारण सलवार सूट के साथ लंबी सी झाड़ू लिए कॉलेज ऑडिटोरियम में हो रहे एनुअल फंक्शन में झाड़ू मार रही होती है। वहीं चीफ गेस्ट के रूप में आए रामलाल, शारदा और प्रणव एनुअल फंक्शन में होने वाले प्रोग्राम में से खुश नहीं थे। सर, आपको हमारे इस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस तो जरूर अच्छा लगा होगा। जी, हम किसी परफॉर्मेंस को खराब नहीं कह रहे हैं, पर इन परफॉर्मेंस में वो बात नहीं है। सर, क्या ढूंढ रहे हैं आप स्टूडेंट से? सर, वही जो आपके कॉलेज के शोर करते स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, क्रिएटिविटी। कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ सिर्फ यूथ पावर दिख रहा है, भारत का भविष्य नहीं। मैं यूनियन से बात कर रहा हूं सर, आप यहां से खुश होकर ही जाएंगे। कॉलेज प्रिंसिपल कैलाश यूनियन की अच्छी खातिरदारी करता है। गुस्से से चिढ़े बैक स्टेज यूनियन की नजर प्रतिज्ञा पर पड़ती है। इसी की वजह से कोई कॉलेज फंक्शन में खुश नहीं है, यही सही से काम नहीं कर रही है। मैं तो सही से साफ सफाई कर रही हूँ, कहीं भी कचरा नहीं छोड़ा है मैंने। हमें जवाब देती है, इसे तो इसी स्टेज पर भेज देना चाहिए, बेइज्जती होगी और 2 टमाटर खाएगी तब समझ आएगा। गुस्से और चिढ़ में यूनियन प्रतिज्ञा को स्टेज पर ढकेल देती है। प्रतिज्ञा के स्टेज पर आते ही सभी स्टूडेंट्स अचानक शांत हो जाते हैं। यही तो मैं ढूंढ रहा था। अब कोई स्टूडेंट आई है जो शायद भारत के किसी रूप को दिखाना चाहती है। बेटी, कंटिन्यू करो। अरे बोलो, क्या बोलना है, बोलो। मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने पर तो अमीर चिढ़ जाया करते हैं क्योंकि मैं एक गरीब बेटी हूँ। अस्थमा के मरीज मेरे पिताजी गरीबी से लड़ते हुए मुझे पढ़ाना चाहते हैं, पर पता नहीं अस्थमा जीता या गरीबी, वो ना कामयाब रहे। फिर हमारा पेट पालने की जिम्मेदारी मेरी माँ ने उठाई, पर गरीबों के हौसले तो मजबूत होते हैं, पर शायद हड्डियां नहीं। मेरी माँ कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान रहने लगी। अब मैं अपनी पढ़ाई और अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक रूप में आई हूँ। नमस्कार, मैं गरीब की बेटी हूँ। वाह बेटी वाह, तुम्हारी सूरत में भारत का भविष्य दिख रहा है मुझे। प्रतिज्ञा बेटी, तुम गरीब की नहीं, कॉलेज की बेटी हो। आज से तुम्हारे कॉलेज की फीस माफ है। प्रतिज्ञा अपनी बातें बोलते हुए रो पड़ती है। वहीं स्टूडेंट्स की भीड़ यूनियन, कॉलेज प्रिंसिपल, रामलाल और भी भावुक हो उठता है। एनुअल फंक्शन खत्म होता है। यूनियन प्रतिज्ञा से माफी मांगती है। दूसरी तरफ प्रणव अपने 10 मंजिला घर के हॉल में रामलाल और शारदा के साथ बैठा होता है। किस ख्याल में खोया है प्रणव? मम्मी, मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूं। वो लड़की मुझे पसंद आ गई है माँ।
बेटा, हम कल ही उस लड़की के घर जाएंगे। मैं प्रिंसिपल से उसका एड्रेस पता करता हूं। प्रिंसिपल से पता लेकर अगले दिन रामलाल, शारदा और प्रणव प्रतिज्ञा के छोटे से घर में आते हैं। प्रतिज्ञा तीनों को पहचान कर अंदर बैठाती है और पानी देती है। कृष्णलाल, मीनाक्षी जी, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। हमारा बेटा प्रणव प्रतिज्ञा को पसंद करता है। हम प्रतिज्ञा से प्रणव की शादी करना चाहते हैं। क्या? सच में? हाँ अंकल, कल कॉलेज फंक्शन में प्रतिज्ञा मेरे दिल में बस गई थी। प्रतिज्ञा, तुम क्या कहती हो? मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे ऊपर तो मेरे माता पिता की जिम्मेदारी है। प्रतिज्ञा, मैं वादा करता हूं, आज से मेरे एक नहीं 2 माता पिता हैं। अब तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है ना? अमीरों के स्वभाव से वाकिफ प्रतिज्ञा प्रणव के स्वभाव में अंतर देख शादी के लिए हां कह देती है और यह खबर आग की तरफ फैलती है। इसकी शादी ट्रस्टी के बेटे से हो रही है। 10 मंजिला घर है उसका। क्या इस गरीब बेटी को मिला 10 मंजिला अमीर ससुराल? 10 मंजिला ससुराल, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी अपने ससुराल की देख रेख में ही। अपने 10 मंजिला ससुराल के बारे में सुन प्रतिज्ञा के पांव कांप जाते हैं। कुछ ही दिनों में धूमधाम से प्रणव प्रतिज्ञा से शादी करता है और प्रतिज्ञा को अपने 10 मंजिला ससुराल में लेकर आता है, जहां पूरा परिवार इकट्ठा होता है। 10 मंजिला ससुराल, 10 मंजिला इमारत की क्या ही जरूरत है? भाभी, इस 10 मंजिला ससुराल में हमारा पूरा परिवार साथ में रहता है। बहू, हम तुम्हारे फूफा और बुआ सास हैं। 10वीं मंजिल पर हम रहते हैं। बहू, मैं तुम्हारी सास की जेठानी हूँ, 9वीं मंजिल में रहती हूँ और मैं प्रीति 8वीं मंजिल पर रहते हैं। हम तुम्हारे बड़े जेठ जेठानी 7वीं मंजिल पर रहते हैं और 6वीं मंजिल पर तुम्हारा छोटा जेठ जेठानी रहते हैं। उसके निचले मंजिल पर रसोई है, उसके नीचे तुम्हारा और प्रणव का कमरा और सबसे नीचे हमारा कमरा है। उसके ऊपर पार्किंग और हमारा दुकान और गोडाउन। रानी जी, हैरान मत होइए, हमारा पूरा परिवार साथ रह सके इसलिए हमारा ससुराल ऐसा है। आइए अंदर चलते हैं। प्रतिज्ञा 10 मंजिला ससुराल के गेट पर गृह प्रवेश करती है। फिर प्रतिज्ञा लिफ्ट से अपने मंजिल के कमरे में चली जाती है। रात बीतती है। अगले दिन प्रतिज्ञा नीलम और अनीता के साथ रसोई वाली मंजिल पर आती है। मम्मी जी ने पहली रसोई में स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनाने को बोला है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपने ससुराल को बहुत खुश रखूंगी। शुरू में हमने भी ऐसा ही सोचा था, पर इस ससुराल हम बहुओं को खुश रखे तब ना। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं समझी नहीं। तुम नहीं हो ना, इसलिए ऐसा सोच रही हो। कुछ दिन बीतने तो खुद ब खुद समझने लगोगी। प्रतिज्ञा अपने दोनों जेठानियों के साथ अपनी पहली रसोई बनाती है। बन गई मेरी पहली रसोई। पूरी, सब्जी, पराठे, चावल सब बन गए मेरी पहली रसोई में। दीदी, सबको बुला लेते हैं, फिर सब साथ में खाना खाएंगे। बुलाना नहीं है किसी को, सब अपनी अपनी मंजिल पर खाना खाएंगे। आप प्लेट सजाकर सबके मंजिल पे खाना देकर आई हैं। अच्छा हुआ मेरा 10 मंजिला ससुराल लिफ्ट वाला है, वरना सबकी मंजिल में खाना पहुंचाने में तो मेरी हालत खराब हो जाती। मैं अभी सबकी मंजिल में लिफ्ट से खाना पहुंचा कर आती हूँ। प्रतिज्ञा अपनी बुआ सास की थाली परोसती है और लिफ्ट से मयूरी की मंजिल पर चली आती है। बन गई बहू तेरी पहली रसोई? हाँ बुआ सासू माँ, मैं ये आप लोगों की प्लेट लाई हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे दूसरी मंजिलों में भी खाना पहुँचाना है। हाँ बेटा, वो तो ठीक है। प्रतिज्ञा बड़ी फुर्ती से दोबारा रसोई वाली मंजिल पर आती है, प्लेट सजाती है और फिर कौशल्या की मंजिल पर पहुंचती है। ये लीजिए, मैंने अपनी पहली रसोई बनाई है। हाँ बहू लाओ, मैं तेरी पहली रसोई आने का ही इंतजार कर रही थी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। इसी तरह प्रतिज्ञा लिफ्ट से सभी मंजिलों पर अपनी पहली रसोई पहुंचाती है और प्रतिज्ञा की पहली रसोई पूरी होती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी अपनी मंजिल की बालकनी में आते हैं। आज का मौसम बड़ा अच्छा है। बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ के पनीर के पकौड़े हो जाए तो मजा आ जाएगा। मुझे तो प्रतिज्ञा के हाथों की जलेबी खानी है, जो उसने पहली रसोई में बनाई थी। प्रतिज्ञा बहू, पहले अपनी जेठानी के साथ आकर पहले मेरी दवाइयाँ लेती आना, उसके बाद किसी के लिए कुछ बनाना। भाभी, आप बाहर जा रही है ना, तो हमारे लिए डाइट कोक लेती आइएगा। ठीक है बहू, तो फिर सब्जियां भी ले आना। हाँ ठीक है, मैं पहले रसोई में सबके लिए पकोड़े बना लेती हूँ, फिर मैं बाहर जाकर सारा सामान लेती आऊंगी। नहीं भाभी, पहले डाइट कोक लेते आइए, आपके पकोड़े के साथ हम डाइट कोक पियेंगे। अच्छा ठीक है, मैं पहले डाइट कोक लेकर आती हूँ। प्रतिज्ञा तुरंत लिफ्ट से नीचे उतरती है और पड़ोस की दुकान से डाइट कोक लाकर लिफ्ट से अपनी नंद तक पहुंचा देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी दोनों जेठानियों के साथ रसोई में आकर पकौड़े बनाती है। देखा, कुछ दिन बीते नहीं कि इनकी फरमाइशें शुरू हो गई। अब पूरा दिन तुम लिफ्ट में यहाँ वहाँ दौड़ती रहोगी। तो क्या हो गया, लिफ्ट में आने जाने में कहाँ कोई परेशानी होती है?
तुम्हें परेशानी नहीं होती? अगर परेशानी नहीं होती तो तुम ही लिफ्ट में दौड़ना, हम तुम्हारी दूसरे कामों में मदद कर देंगे। प्रतिज्ञा अपनी दोनों जेठानियों की बात मान जाती है और नीलम के बनाए पकौड़े सभी की मंजिलों में पहुंचाती है। सभी अपनी अपनी बालकनी में बैठकर पकौड़े खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी दोनों जेठानियों के साथ सब्जी मंडी से ढेर सारी सब्जियां खरीदती है। ऐसे ही एक दोपहर 10 मंजिला ससुराल के बाहर शारदा खड़ी होकर प्रतिज्ञा को फोन करती है। बहू, जरा 10वीं मंजिल पर जाकर लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दो, तेरी बुआ साहब दरवाजा खुला छोड़ाई है। ठीक है मम्मी जी, अभी जा रही हूँ। प्रतिज्ञा के सीढ़ियों से चलकर 10वीं मंजिल तक आते आते प्रतिज्ञा का पूरा चेहरा पसीने से भीग जाता है। प्रतिज्ञा लिफ्ट का दरवाजा बंद करती है। तभी मयंक मयूरी अपने घर से बाहर निकलते हैं। बहू, तुमने लिफ्ट क्यों बंद कर दी? आपने लिफ्ट खुली छोड़ दी थी ना, और मम्मी जी नीचे खड़ी है, इसलिए मैंने लिफ्ट बंद कर दी। ये देखो बहू, अब तुम्हारी सास ने लिफ्ट खुली छोड़ दी, अब उसे बंद करो ताकि हम नीचे उतर पाएं। प्रतिज्ञा फिर सीढ़ियों से शारदा की मंजिल पर आती है, लिफ्ट बंद करती है। मयूरी और मयंक लिफ्ट से नीचे उतर जाते हैं। फिर प्रतिज्ञा लिफ्ट से अपने घुटने पकड़े कपड़े धोने वाली मंजिल पर नीलम और अनीता के पास आती है। क्या हुआ? इतना पसीना क्यों हो गया है तुम्हें? और ये तुम्हारे पाँव क्यों कांप रहे हैं? वो बुआ जी ने लिफ्ट बंद कर दी थी, इसलिए सीढ़ी से उनकी मंजिल तक गई। फिर मम्मी जी ने लिफ्ट बंद नहीं की थी, तो मम्मी जी की मंजिल पर भी सीढ़ी से गई। देवरानी जी, वैसे आपने कहा था कि आपको लिफ्ट से यहाँ वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं है, तो जरा सभी की मंजिलों में जाकर गंदे कपड़े लेते आइए, हम धो देते हैं, फिर आप छत पर ले जाकर उन्हें डाल दीजिएगा। प्रतिज्ञा लिफ्ट में आती है और सभी मंजिलों में जाकर गंदे कपड़े इकट्ठा करती है। कपड़े इतने भारी होते हैं कि लिफ्ट भी मुश्किल से भर पाती है। हे भगवान, इतने गंदे कपड़े निकलते हैं क्या मेरे ससुराल में? ये तो अच्छा है कि लिफ्ट है, अगर सीढ़ियों से यही काम करना पड़ता तो हालत खराब हो जाती। पर फिर भी सभी मंजिलों में जाकर कपड़े इकट्ठा करने से तो अच्छा खासा पसीना हो गया मुझे। प्रतिज्ञा सारे गंदे कपड़े धोने वाली मंजिल पर लाती है। तीनों जेठानियां और देवरानी मिलकर कपड़े धोती हैं। फिर प्रतिज्ञा अकेले छत पर आकर कपड़े फैलाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन पूरा परिवार बाहर घूमने गया होता है। वापस लौटने पर पूरा परिवार देखता है कि लिफ्ट खराब हो गई है। ये क्या, लिफ्ट खराब हो गई? क्या अब हम सब अपने कमरे में कैसे जाएंगे? सीढ़ी से जाएंगे, और कैसे जा सकते हैं हम? अरे नहीं बहू, तुम बच्चे भले ही चले जाओ, पर हम बुजुर्ग नहीं जा सकते, हमारे घुटनों में तो वैसे ही दर्द रहता है। अरे तुम तीनों खड़े क्या हो, किसी मैकेनिक को फोन करो। अरे ये तो मैकेनिक फोन ही नहीं उठा रहा है। मैंने मैकेनिक से बात की, वो कहता है कि कल दोपहर में आएगा, उसके पास अभी आदमी नहीं है। हम सब आज इसी मंजिल में रुक जाते हैं, कल जब लिफ्ट बन जाएगी तब अपनी अपनी मंजिल में जाएंगे, वरना अगर उतरना चढ़ना पड़ा तो हालत खराब हो जाएगी। बहुओं, जरा सभी के एक ही मंजिल में सोने का इंतजाम तो करो। सबसे पहले तो मेरे कमरे से मेरी और शारदा के रात के कपड़े लेती आओ। मेरे भी ले आना और बाकी सभी के भी ले आना। प्रतिज्ञा, मेरा लैपटॉप और चार्जर भी ले आना। प्रतिज्ञा, नीलम और अनीता सीढ़ियों से सबकी मंजिलों पर जाती हैं। नीलम सभी के रात वाले कपड़े, अनीता सभी के कमरों से चादर और तकिए, और प्रतिज्ञा सभी के मोबाइल चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड और प्रणव का लैपटॉप लेकर नीचे वाली मंजिल में आती हैं। तीनों बहुएं सबका बिस्तर लगाती हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपने अपने फोन और लैपटॉप में लग जाता है। हमारी तो अच्छी खासी कसरत हो गई है, जितना खाया नहीं था उससे ज्यादा तो अब भूख लग गई है। वो तो लगनी ही है, 10 मंजिला चढ़ना और उतरना यानी 20 मंजिल, अच्छे अच्छे कोई पाँव काम चाहते हैं। हमारे 10 मंजिला ससुराल सभी साथ रहे इसलिए बनाया क्या ना, पर यहाँ तो कोई साथ ही नहीं है, सभी अपने मोबाइल और लैपटॉप में व्यस्त हैं। अगले दिन तीनों बहुएं सुबह रसोई में आकर सबके लिए नाश्ता बनाती हैं और फिर नीचे आकर सभी को नाश्ता कराती हैं। धीरे धीरे प्रतिज्ञा को लिफ्ट वाले 10 मंजिला ससुराल में 1 साल बीत जाता है। बहुओं पर निर्भर पूरा परिवार मोटा साथ प्रीति प्रिया के चेहरे पर मुहासे भी आ जाते हैं। बुआ सास सलाद और हमारी सासू माँ अचार मांग रही है। हमारी दोनों ननद हमें पिज्जा बनाने और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कह रही हैं। और घर के सभी मर्द चाय पकौड़े मांग रहे हैं। सुबह से किसी न किसी का फोन आया जा रहा है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्यों, अब मजा नहीं आ रहा अपने लिफ्ट वाले 10 मंजिला ससुराल में? कहाँ है लिफ्ट वाला 10 मंजिला ससुराल? सिर्फ 10 मंजिला ससुराल ही है। आधा दिन तो इस मंजिल में, उस मंजिल से उस मंजिल तक जाकर लिफ्ट का दरवाजा बंद करते करते ही रह जाती हूँ। हमारे ससुराल वाले इतने आलसी हो गए हैं कि लिफ्ट से निकलने के बाद दरवाजा तक नहीं बंद करना जरूरी समझते, इसलिए तो सब मोटे हो गए हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, वो जो कहते हैं हमें करना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं।
एक दिन मुहासे से भरे चेहरे वाली मोटी प्रिया प्रीति अपनी मंजिल की लिफ्ट में नीचे उतरने के लिए चढ़ती हैं और लिफ्ट 5वीं मंजिल के बीच में फंस जाती है। अरे ये क्या, लिफ्ट यहाँ फंस गई है? अरे फंसी भी तो कैसे अजीब जगह पर है, ना हम 5वीं मंजिल पर है ना चौथी मंजिल पर, बीच में फंसे हुए हैं। प्रिया तू घबरा मत, मैं अभी फोन करके भाभी को बुलाती हूँ, भाभी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। प्रति प्रतिज्ञा को फोन करती है। क्या हुआ नैना जी? भाभी मेरी लिफ्ट फंस गई है, कुछ कीजिए, हमें तो यहाँ सही से सांस भी नहीं आ रही है। मैं क्या करूँ, रुकिए रुकिए, मैं आपके भैया को लेकर आती हूँ। प्रतिज्ञा ये बात प्रणव को बताती है। प्रणव के साथ नीरज, अरुण और घर के बाकी सदस्य अपना मोटा पेट लेकर लिफ्ट के पास आते हैं और लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगते हैं। भाई, हमसे पहले तो हमारा पेट बहुत बाहर जा रहा है, हम लिफ्ट कैसे खोलेंगे? खोलना तो पड़ेगा भैया, हमारी बहनें फंसी हुई हैं। अच्छा मानो हमने लिफ्ट खोल भी ली, इन दोनों को निकालेंगे कैसे हैं? दोनों का पेट दिखा है, हम तो फिर भी मर्द हैं, लड़कियां होकर इन्होंने इतना मोटा पेट कर लिया है। एक बार निकल जाने दो, याद है ना कैसी स्लिम ट्रिम थी हम, दोबारा वैसे होकर दिखाएंगे, पहले हमें यहाँ से निकालो। तो ऐसे तो आप लोग नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हम सब मिलकर भी आप दोनों को खींचकर नहीं निकाल पाएंगे। मिस्त्री को बुलाइए, वही जब लिफ्ट नीचे करेगा तभी कुछ हो सकता है। मिस्त्री को बुलाया जाता है। मिस्त्री अपना काम शुरू करता है। दोपहर से रात तक प्रिया और प्रति लिफ्ट के अंदर भूखी फंसी रहती हैं। रात के 12 बजे मिस्त्री किसी तरह लिफ्ट ठीक करता, प्रिया और प्रति बाहर आती हैं। कैसे टेक्नीशियन को बुलाया था आप लोगों ने, दोपहर से रात कर दी हमें लिफ्ट से बाहर निकालने में। उसकी गलती नहीं है नैना जी, अब लिफ्ट खाली हो तब वो बेफिक्र होकर काम करे। लिफ्ट में आप दोनों थी, वो भी इतनी वजनदार, बेचारे को बहुत मेहनत लगी, उसने बड़ी मेहनत की। अगर आप दोनों का इतना खराब लाइफस्टाइल ना होता और ना ही इतना मोटापा होता और ना चेहरे पर इतनी कीले होती। खैर चलिए कमरे में जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। दोपहर से भूखी प्रिया और प्रति अच्छे से खाना खाती हैं। अगले दिन प्रिया और प्रति अपना फैसला अपनी तीनों भाभियों को सुनाती हैं। भाभी आज से हम आपसे कोई मदद नहीं लेंगे, हमें जो लेना होगा, जो खाना होगा, हम सीढ़ी से खुद उतर कर लेंगे, अपना काम खुद करेंगे। नैना जी, अब अगर आप दोनों ने ठान लिया है तो भारतीय नारी की दृढ़ शक्ति का उदाहरण बनिएगा। वैसे भी 2 साल बाद आप लोगों के लिए लड़के वालों के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। प्रतिज्ञा की बातों से प्रिया और प्रति की रगों में जज्बा दौड़ने लगता है। अब प्रिया और प्रति अपने काम खुद करने लगती हैं। दोनों लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से उतरने चढ़ने लगती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रतिज्ञा प्रणव को शर्ट देती है। प्रणव शर्ट पहनता है, लेकिन शर्ट उससे छोटी हो रही होती है। ये क्या प्रतिज्ञा, तुम मुझे छोटी शर्ट दे रही हो, मैं ये शर्ट कैसे पहनूं? मैं आपको कोई छोटी शर्ट नहीं दे रही हूँ, शर्ट तो वही है, कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता। आप हैं जो दिन भर फैलते ही जा रहे हैं, हर महीने आपके कपड़ों का साइज बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे मोटा कह रही हो? मैं मोटा नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि वो दिन याद कीजिए जब आपकी बहन लिफ्ट में फंस गई थी और आप 3 भाई होकर अपनी एक बहन को भी नहीं लिफ्ट से बाहर निकाल पाए थे, क्योंकि आपका मोटा पेट और अनफिट लाइफस्टाइल बीच में आ गया था। अब तो आपकी दोनों बहनें खुद को दोबारा मेंटेन करने लगी हैं, लेकिन आप तीनों भाई वैसे के वैसे ही हैं। प्रतिज्ञा की बातें प्रणव के दिमाग को झकझोर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ शर्ट पहनते हुए अरुण की शर्ट की बाहें फट जाती हैं। ऑफिस मीटिंग में बैठे नीरज की शर्ट के बटन टूट जाते हैं। रात में तीनों भाई छत पर इकट्ठा होते हैं। हमारी बीवियां हमारा मजाक उड़ा रही हैं। अनीता तो मुझे मोटूमल कहने लगी है। भैया, एक जमाने में हम तीनों भाई जब रास्ते से निकलते थे तो लड़कियां पलट पलट कर देखा करती थी, और आज हम अपनी बहनों और अपनी बीवियों के सामने ही अपना इंप्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमें खुद को मेंटेन करना पड़ेगा भैया। हाँ करेंगे, आज से पकौड़े और फरमाइशें बंद, पैदल ऑफिस जाएंगे और लिफ्ट का इस्तेमाल भी बंद। तीनों भाई अपना खाना लेने खुद रसोई में आते हैं। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से उतरकर अपने ऑफिस जाने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम तीनों बहुएं 6वें माले की बालकनी में बैठी चाय पी रही होती हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमारी दोनों नंद और तीनों पति खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। बस इसी तरह हमारे सास ससुर और बड़े बुजुर्गों को भी अपनी हेल्थ की चिंता हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए हम सब मिलकर उन्हें समझाते हैं, हमारे समझाने से वो मान ही जाएंगे। हाँ चलिए ऐसा करते हैं, सभी को आज शाम छत पर इकट्ठा करते हैं। प्रतिज्ञा फैमिली ग्रुप में शाम के 7 बजे छत पर इकट्ठा होने का मैसेज डालती है। शाम के 7 बजे ही तीनों भाई प्रिया और प्रति पसीने से तरबतर हाँफते हुए सीढ़ियां चढ़कर छत पर आते हैं। वहीं बाकी सभी लिफ्ट से छत पर आते हैं। तीनों बहुएं पहले से वहां खड़ी होती हैं। ये क्या है बहू, तुम तीनों ने यहाँ कोई इंतजाम ही नहीं किया। हमें लगा शाम को कोई पार्टी दे रही हो। कोई पार्टी नहीं दे रहे हैं, हमने कुछ बात करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। ठीक है बहू,
बुलाया है तो साथ में चाय पकोड़े का भी इंतजाम कर लेती। कुछ नहीं तो जलेबियां ही बना लेती। इसी विषय में बात करनी है। आज से चाय पकौड़े समोसे तले भुने और मीठा आप लोगों के लिए बंद है। सिर्फ सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात में हल्का खाना ही आप लोगों को मिलेगा। नहीं नहीं बहू, ये तो हम हिंदुस्तानियों का तुम हक मार रही हो। हर हिंदुस्तानी का जन्मसिद्ध अधिकार है चाय पीना और शाम के वक्त पकौड़े खाना। हक के साथ अपने शरीर को फिट रखना ये धर्म और कर्तव्य भी तो है, वो कौन निभाएगा? अरे बहुओं, तुम्हारा ससुराल बहुत फिट है। बताओ, हमसे ज्यादा कोई तंदुरुस्त है इस पूरे इलाके में? जिसे देखो वही एक बात कहता है, वो देखो खाते पीते घर के लोग जा रहे हैं। हाँ बहू, खुद ही देखो, जवानी में कैसी थी और अब कैसी हो। वजन बढ़ा है ना तुम लोगों का। धीरे धीरे वजन भी हमारे जितना अच्छा हो जाएगा। ये अच्छा वजन नहीं है फूफा जी, ससुर जी। जरा 100 से उल्टी गिनतियां गिनिए, देखें आप लोग कितने फिट हैं। सभी 100 से उल्टी गिनती शुरू करते हैं। कोई 80, कोई 90 और कोई 95 भी पार नहीं कर पाता। सभी हांफने लगते हैं। आप लोग हर वक्त लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग इतने कमजोर हो गए हैं। मेरी बात मानिए, खाने पीने में परहेज कीजिए और लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। बहुआ, तुमने हम सबको इसीलिए बुलाया है ताकि तुम हम में कमियां निकाल सको। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। क्या करेंगे इस बुढ़ापे में फिट होकर? चलो, सब समय बर्बाद कर दिया हमारा। घर के सभी बुजुर्ग बारी बारी लिफ्ट से अपने अपने माले में वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद नीलम के फोन पर शारदा का फोन आता है। बहू, तुमने अभी तक शाम का नाश्ता चाय तो हमें दिया ही नहीं। जरा चाय नाश्ता हमारे कमरे में पहुंचा दो और कल के कुछ कपड़े पड़े हैं उन्हें भी लेती जाना। आई मम्मी जी। सीढ़ी से चाहिए जेठानी जी, मम्मी जी ने फिर लिफ्ट खुली छोड़ दी है। तीनों बहुएं ससुराल के हरकत से काफी निराश होती हैं और हमेशा की तरह पूरे दिन भाग दौड़ करती रहती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रात 2 बजे शारदा की आंख खुलती है। ये क्या, कमरे का पानी खत्म हो गया, अब रसोई से लेकर आना पड़ेगा। शारदा रात के 2 बजे लिफ्ट में आती है और रसोई की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक लिफ्ट बीच में रुक जाती है। पूरी लिफ्ट अंधेरे में डूब जाती है। अंधेरे के बीच शारदा को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसिंह लोक उजागर, राम राम राम। ये कैसी आवाज है? बजरंगबली बचाओ मुझे। शारदा चीखते पुकारते लिफ्ट में बेहोश हो जाती है। वहीं शारदा की आवाज सुनकर सभी अपनी अपनी मंजिलों में आते हैं। तब तक लिफ्ट की लाइन भी आ चुकी होती है। सभी शारदा को उसके कमरे में सुला देते हैं। अगली सुबह शारदा बुखार से कांप रही होती है। क्या हुआ देवरानी जी? रात में आप लिफ्ट में चिल्लाते हुए बेहोश कैसे हो गई? भाभी, आप तो ऐसे कांप रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो। नंजी, सच में लिफ्ट में कोई भूत ही था। गुर्राने की आवाज और हड्डियां चटकने की आवाज आ रही थी। भाभी, आज के जमाने में भी आप भूत चुड़ैल की बातें कर रही हैं, वो भी लिफ्ट में? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है। एक बिल्डिंग में काम करने जाया करती थी। उस बिल्डिंग की लिफ्ट में कोई न कोई आता जाता था। लोग कहते थे कि वो लिफ्ट भूतों के लिए है। वहीं ग्राउंड फ्लोर से छत तक लिफ्ट से आया जाया करते थे। लिफ्ट का भी भूत होता है। चलो देखते हैं कौन सा लिफ्ट का भूत है। आज रात उसकी कलाई तोड़ दूंगी मैं तो। अगली रात सभी अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं। मयूरी लिफ्ट में आकर ऊपर नीचे जाने लगती है। अरे कौन भूत है रे? आज जरा दो हाथ हो जाए। मयूरी के इतना कहते ही एक बार फिर लिफ्ट अंधेरे में डूब जाती है। मयूरी अपने फोन की टॉर्च जलाती है। सामने भयानक चेहरे वाली एक चुड़ैल खड़ी होती है। अरे वहाँ चुड़ैल, अरे मुझे कोई बचाओ, ये चुड़ैल मेरा खून पी जाएगी। अरे मुझे कोई बचाओ। चुड़ैल मयूरी का गला पकड़ लेती है। मयूरी के हाथ से फोन गिर जाता है और अचानक लाइट आ जाती है। तभी सभी लिफ्ट के पास आ जाते हैं जहां मयूरी बेहोश पड़ी होती है। सभी मयूरी को उसके कमरे में लेकर आते हैं। भाभी, आप सही कह रही थी, लिफ्ट में भूत है। मैं तो अब लिफ्ट से नहीं जाऊंगी। देवरानी जी ने भूत देखा, ननद जी ने भूत देखा। अब मैं लिफ्ट से नहीं जाऊंगी, मैं तो सीढ़ी से ही आना जाना करूंगी। भूत के डर से सभी बुजुर्ग भी लिफ्ट का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। कुछ महीने बीतते हैं। सीढ़ियों के इस्तेमाल की वजह से सभी बुजुर्गों का पेट कम होने लगता है। वहीं तीनों पति और दोनों नंदों का पेट भी कम हो जाता है। प्रीति प्रिया का चेहरा साफ होने लगता है। एक दोपहर तीनों बहुएं रसोई में बात कर रही होती हैं। तभी प्रीति प्रिया दरवाजे पर आती है। प्रतिज्ञा, तुम्हारा भूत वाला आइडिया बहुत सही था। घर के सभी बुजुर्ग अब सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाभी, आपने सबको डराया, हम अभी सबको बताते हैं। अरे सुनिए तो। प्रतिज्ञा कुछ कह पाती उससे पहले प्रीति प्रिया फैमिली ग्रुप में मैसेज कर देती है, जिससे सभी को सारी बात पता चल जाती है। कुछ ही देर में परिवार के सभी लोग दूसरी मंजिल पर इकट्ठा होते हैं। प्रतिज्ञा बहू, तुम्हें समझदार और जिम्मेदार लड़की मानकर हमने तुम्हें अपनी बहू बनाया और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। मम्मी पापा, प्रतिज्ञा के कुछ कहने और करने का कारण जरूर होता है। प्रतिज्ञा, सबको कारण बताओ।
हमारी लिफ्ट वाले 10 मंजिला ससुराल सभी साथ रह सके इसलिए बनाया गया था, ना कि हम यहाँ पर सब साथ होकर भी साथ नहीं हैं। ऊपर से आलसी थे, इतने आलसी कि सबकी तोंद निकल गई थी। हमने समझाने की कोशिश की पर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अब खुद ही देखिए आप लोगों में कितना बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आया बहू? हम तो बस परेशान हुए हैं और कोई बदलाव नहीं आया। नहीं पापा, ये देखिए हमारी मेडिकल रिपोर्ट। अब फूफा जी बिना रुके पूरी गिनती गिन सकते हैं। आप लोग बिना थके सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और हम बिना कब्ज के पेट भरकर खाना खा सकते हैं। और प्रीति प्रिया को देखिए। धन्यवाद बाबा, हमें माफ कर देना। हम पहले तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाए। हम वो आंख वाले हैं जो ठोकर खाकर ही समझते हैं। अब से यही सिलसिला चलेगा। लिफ्ट का इस्तेमाल तभी होगा जब कोई भारी सामान ऊपर नीचे ले जाना होगा, और बहुओं से सामान मंगाने की जगह सभी खुद काम करेंगे और खाना हम सभी एक साथ बैठकर खाएंगे। गरीब बेटी को मिले लिफ्ट वाले 10 मंजिला अमीर ससुराल को सभी बहुएं मिलकर सलीके में लाती हैं और हंसी खुशी अपने लिफ्ट वाले 10 मंजिला ससुराल में जीवन बिताती हैं।